और मेरे भाई लोग रिक्वेस्ट करते थे कि बाबा इनकी हेल्प कीजिए, विभूति दीजिए। तो हमारे आँखों के सामने सत्य साईं बाबा तो होते नहीं थे। उन फ़ोटोग्राफ्स में से कभी अमृत निकल रहा है, कभी हल्दी निकल रही है, कभी विभूति निकल रही है, कभी सिंदूर निकल रहा है, कभी घर आए तो मेरी दादी बाहर बैठी थी घर के और ऐसे ही सिर पे हाथ रख के कहती जाओ अंदर देखो तुम्हारे बाबा ने की कितना है। मतलब एवरी डे इट वाज समथिंग न्यू। हम गए अंदर घर के, हमारा पूरा घर जल-थल हुआ था। हर फोटो में से बाबा की आँख से जल निकल रहा है तो उनका बेटा, लेकिन मुझे लग रहा है ये तो मेरा बेटा है। उनकी कोख से ज़रूर आया है। तो यही प्रश्न था जो मुझे एक्चुअली डॉक्टर न्यूटन और डॉक्टर लक्ष्मी के पास ले गया और वहाँ पे फिर मैंने बहुत सारी पास्ट लाइव्स देखी राधा की। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आत्मा की यात्रा की इस श्रृंखला में। आज हम मिलेंगे दिल्ली की एक बहुत ही प्रसिद्ध मास्टर से, अंबिका खन्ना जी से। नमस्ते मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है पीएमसी हिंदी की स्टूडियो में। आत्मा की यात्रा में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों, इनकी कहानी इतनी अद्भुत है, इतना कुछ है इनके बारे में जानने के लिए, तो कहीं मत जाइए, शुरू करते हैं इनकी अद्भुत कहानी। मैम, शुरू करते हैं आपके बचपन से। आपने बताया कि आपकी माँ आपकी पहली गुरु थी, तो किस रूप में आपने उनको, क्या उस समय भी आप समझती थी वो आपकी गुरु हैं, या अब आपको ऐसा लगता है उन्होंने आपको पहली दीक्षा दी? किस रूप में आपने उनको अपने गुरु की तरह पाया? हम सब, मतलब मेरी मम्मी और हमारी पूरी फैमिली सत्य साईं बाबा के डिवोटी हैं और उनकी क्लासेस हुआ करती थी, ह्यूमन वैल्यू क्लासेस। एवरी सैटरडे होती थी वो और हमारे ही घर होती थी। मेरी मम्मी जो है वो बाल विकास गुरु, आज भी शी इज 86 इयर्स ओल्ड और आज भी वो ह्यूमन वैल्यू क्लासेस लेती हैं एवरी सैटरडे, चाहे 2 स्टूडेंट्स हो चाहे 200 हो। इस ह्यूमन वैल्यू क्लासेस में सर्वधर्म के बारे में बताया जाता है और मेडिटेशन सिखाई जाती है। तो आई वाज जस्ट 7 इयर्स, मैं सिर्फ 7 साल की थी जब मेरा परिचय मेरी मम्मी ने ध्यान से कराया। उस समय क्योंकि हम बच्चे थे तो हमें वो साइलेंट सिटिंग के नाम से कराते थे और स्टार्ट उन्होंने कराया जिसे हम कहते हैं क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। प्राकृतिक, किसी प्रकृति की जगह पे जाओ और देखो और फिर सांसों की ओर ध्यान लेके सांसों पर ही स्थगित रहो। तो ऐसा 7 साल की उम्र से मैंने सीखा। तो इस स्वरूप में उन्होंने मुझे एक्चुअली इनिशिएट किया टुवर्ड्स ध्यान की यात्रा। जैसा कि आपने बताया, आपकी माँ, पूरा परिवार सत्य साईं बाबा के डिवोटीज थे, तो आप भी सत्य साईं बाबा को किस रूप में आप देखते थे? सत्य साईं बाबा को मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि बाबा के साथ हमारी रूबरू इंट्रोड्यूस भी हुई है, लेकिन 1975 से ही, जब से मुझे याद है, मैं होश में बता सकती हूँ, तो हमारे घर बहुत सारे मिरेकल्स होते थे। यानी कि बाबा की फोटोग्राफ्स लगी हुई थी। इनफैक्ट कई बार ऐसा होता था पड़ोसी या और साईं डिवोटीज भी अपनी फोटोग्राफ्स रख जाते थे, किसी का कोई बीमार है या कुछ, तो रिक्वेस्ट करते थे कि बाबा प्लीज, मेरी मम्मी और मेरे भाई लोग रिक्वेस्ट करते थे कि बाबा इनकी हेल्प कीजिए, विभूति दीजिए। तो हमारे आंखों के सामने सत्य साईं बाबा तो होते नहीं थे। उन फोटोग्राफ्स में से कभी अमृत निकल रहा है, कभी हल्दी निकल रही है, कभी विभूति निकल रही है, कभी सिंदूर निकल रहा है, कभी मिश्री के ओम, इलायची के ओम आपकी आंखों के सामने सामने बन जाते हैं। तो ये सारी चीजें, ये लीलाएं जो हैं, मैं इन्हें लीलाएं ही कहती हूँ, मिरेकल्स को। ये लीलाएं जो हैं, ये मेरे जीवन का एक अभिन्न अंग है।
मैं इसी में पली बड़ी हुई। मेरे लिए ये सब चीजें बहुत नॉर्मल थी। जब आप छोटे होते हो और ये सब एक्सपीरियंस करते हो तो आपके लिए कुछ भी अद्भुत नहीं रह जाता। मेरी डिक्शनरी में अद्भुत शब्द है नहीं। मिराकल्स मेरी जिंदगी में एक जीवन जीने की विधि है। तो ये सब के साथ ही मैं पली बड़ी हुई। आप ये सब बातें अपने फ्रेंड्स को स्कूल में बताती थी कि इस तरह? हाँ, और मेरा काफी मजाक भी उड़ता था। बट फिर मैं उनको बोलती थी आप खुद से आके देखो। तो मेरी तरह तो इतना विश्वास तो नहीं, लेकिन हाँ एक क्वेश्चन मार्क जरूर आ जाता था कि ये कैसे हो रहा है। और ऐसे मिराकल्स तो बहुत सारे हुए मेरे जीवन में, आज तक हो रहे हैं। और अभी तक बाबा के साथ हमारा ये वाला स्वरूप प्यार का, मैं इसे प्यार का स्वरूप ही कहती हूँ, चलता रहता है। आज वो शरीर में नहीं है फिर भी चल रहा है। इनफैक्ट मेरी मम्मी आज भी सिंदूर वही निकाल लगाती हैं, बिंदी बुसी कुमकुम की लगाती हैं जो बाबा की फोटो से आती। ये सारे मिरेकल्स जो आप कह रहे हैं आपके लिए नॉर्मल था, लेकिन बाकी लोगों के लिए नॉर्मल नहीं था, तो कभी आपने ये प्रश्न नहीं उठाया कि बाकी लोगों के साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? प्रश्न वहां होता है जहां विश्वास नहीं हो। जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो उसको आप प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। आपके सामने हो रहा है। यहाँ तक कि एक बार ऐसा हुआ, मेरी दादी बहुत परेशान रहती थी क्योंकि हमारा घर जो था ना, इट वाज लाइक एन ओपन हाउस। कभी भी कोई भी आ रहा है, किसी भी टाइम आ रहा है, किसी को भी जरूरत है विभूति की या अमृत की या कुछ, तो हमारे पास जार्स बड़े रखे होते थे, हम उनको दे देते थे। तो कभी भी कोई भी आ जाता था तो वो पूरा दिन चाय और बिस्किट और पकौड़े और खाने का सिलसिला लाइक अ लंगर वो चलता ही रहता था, जो कि मेरी जो दादी थी उनको बहुत पसंद नहीं था। नेचुरली काम उनको भी करना पड़ता था क्योंकि मम्मी तो बैठ जाती थी गेस्ट के साथ। तो कभी सर्वेंट है कभी नहीं है, कभी हेल्प है कभी नहीं है, कभी मैं और मेरे भाई हैं वहां हेल्प करने को, कभी नहीं है। तो ज्यादातर उनके ऊपर ये फिजिकल लोड आ जाता था, तो बहुत परेशान होती थी। तो एक बार बहुत उनके, एक बार एक इंसिडेंट आपके साथ शेयर करती हूँ शिवरात्रि का। तो वो शिव जी के ऊपर जल चढ़ाने जाया करती थी उस दिन, बिकॉज एक दिन पहले बहुत सारे लोग आ गए थे और यही जो प्रक्रिया थी इसके कारण वो बहुत थक गई थी। तो उन्होंने बोला आज मैं नहीं जा रही मंदिर, तू ही जा। मेरी मम्मी को बोला और जाके जल चढ़ाया शिव जी को मेरी तरफ से। तेरे बाबा ने मुझे, पंजाबी थे तो तेरे बाबा ने मैनू किधरे दा नहीं रखा, मतलब कि कहीं आने जाने का उन्होंने रखा नहीं है मुझे। मैं थक गई हूँ बहुत ज्यादा ये सेवा 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 करते करते। तो फिर मैं और मेरी मम्मी वो जल लेके गए। जल क्या था, नॉर्मल पानी था, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डाला हुआ था। और वो हमने जैसे ही बाबा की उधर पिंडी पे, शिव जी की पिंडी पे हमने डाला मंदिर में, तो हमें बहुत अच्छा लगा। हमने दोनों ने डाला बहुत आनंद से और घर आए तो मेरी दादी बाहर बैठी थी घर के, और ऐसी सिर पे हाथ रख के कहते जाओ अंदर देखो तुम्हारे बाबा ने की किया है। मतलब एवरी डे इट वाज समथिंग न्यू। हम गए अंदर घर के, हमारा पूरा घर जल थल हुआ था। हर फोटो में से बाबा की आंख से जल निकल रहा था, हर फोटो से। एंड इट वाज नॉट जस्ट नॉर्मल वाटर, वो सुगंधित पानी था। लेकिन सारा बह के नीचे गिर गया तो मम्मी रोए भी जाए कि आपने इतना सारा ये जल दिया, अभी किसी के काम भी नहीं आएगा। ये सब हम पौधों में और जो हमारे एनिमल किंगडम के दोस्त हैं उन्हीं को खिलाएंगे पिलाएंगे। अगर आपने शायद उन्हीं के लिए दिया है, किसी और के लिए दिया होता तो आप वेट करते कि हम आते तो नीचे कुछ बर्तन रख देते। तो ऐसे ऐसे कई ढेर सारे मिराकल्स हुए लाइफ में। और हमें कोई कुछ क्वेश्चन पूछना होता था, जैसे हम कहीं स्कूल ट्रिप पे जाना है तो हम मम्मी को बोलते थे कि अलाउ कर दो, तो कहते थे बाबा से पूछ लो, बाबा अलाउ करेंगे तो चले जाना। तो बाबा कैसे अलाउ करेंगे? बाबा अलाउ करेंगे कहीं से किसी भी फोटो में से कुछ आने लग जाएगा तो मतलब बाबा की ब्लेसिंग है, जाओ। अगर नहीं आ रहा है तो नहीं जाओ। तो हमारे ऐसे क्वेश्चन आंसर्स होते थे, परमिशन ऐसे मिलती थी हमें। तो हाँ, कई बार ज्यादा हो जाता था बिकॉज हम अपने
जो मदर थे, फादर थे, उनके जो उनका टाइम था, बहुमूल्य टाइम, वो हमारे साथ कम और बाहर के लोगों के साथ ज्यादा होता था। ये बड़े होने पर ज्यादा समझ आता है, लेकिन काफी ज्यादा उस टाइम मेरा इनर चाइल्ड आहत भी हुआ, जिसको मैंने फिर हील किया। समझ में आई बिग पिक्चर कि ये सब भी पार्ट एंड पार्सल है मेरी ही लिखी हुई स्क्रिप्ट का। तो आपने अपने प्रथम गुरु से क्या सीखा? एक वो सीख जो आज तक आप अपने साथ लेकर चल रहे हैं। मेरी मम्मी का बाबा पर पूर्ण विश्वास था, अपने गुरु पे पूर्ण सरेंडर था। ना सिर्फ बाबा पे, उनको उनका जीवन पे पूर्ण सरेंडर था। उन्होंने अपने गुरु से यही सीखा कि जो हो रहा है उसी में ही फ्लो करते जाओ, कंप्लीट सरेंडर के साथ। और यही मैंने सीखा, मैं भी आज तक सरेंडर मोड में ही हूँ। जैसे कि आपने कहा बचपन में से ही आप ध्यान करने लगे, शनिवार शनिवार कक्षा लगती थी, लेकिन वो ध्यान का असली रस, असली आनंद क्या आपको याद आता है? कब से आपको मिलने लगा? नहीं, बहुत अच्छा लगता था, और प्रॉपर ध्यान नहीं होता था, 15 मिनट का ही होता था, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट का, क्योंकि हम बच्चे थे और बच्चों को इससे ज्यादा ध्यान आप नहीं करा सकते, तो क्योंकि उनकी इतनी होल्डिंग पावर नहीं होती है। और वैसे भी बड़े होने पर समझ आया कि ध्यान आपकी आयु के अनुरूप होना चाहिए। तो मगर कोई नहीं, हम बहुत आनंदित रहते थे। और सही मायने में ध्यान क्या है, ये मैंने अपने गुरु डॉक्टर न्यूटन और डॉक्टर लक्ष्मी से सीखा। तो जैसे आप कह रहे थे आपकी मम्मी के साथ इतने सारे के मिरेकल्स होते थे, कभी मम्मी नहीं हो आपके साथ, और या आपके शादी के बाद कभी आपके साथ भी ये सब मिरेकल्स होते थे? बहुत बार मम्मी नहीं होती थी घर में, जब मिश्री के या इलायची के ओम बन जाते थे, वो भजन पे गई होती थी। वो टीचर थी, सेंट जेवियर स्कूल में पढ़ाती थी। तो स्कूल गई होती थी, और अगर हम घर पे जल्दी आ गए हैं या छुट्टी है किसी कारणवश, तो ये सब मिराकल्स बहुत बार ऐसा होता था, मैं अकेली होती थी और आवाज आती थी एक ठक करके, कई बार आपकी नजर के सामने नहीं हो रहा है, पर पता है कि एकदम से ओम बन गया कहीं, क्योंकि अब हमारे कान सेंसिटाइज हो चुके हुए थे। हमें पता चलता था कहीं से कुछ आ रहा है, इतने सेंसिटाइज हो गए थे उन दिनों हमारे कान। तो फिर हम ढूंढते थे कि कहाँ आया ओम, कहाँ आया ओम। ये हमारे लिए इट वाज लाइक अ ट्रेजर हंट, ये हमारे लिए गेम बन गया था। फिर वो पता चल जाता था, अरे यहाँ आया। फिर हम, उस जमाने में मोबाइल फोन्स तो होते नहीं थे, तो वेट ही करना पड़ता था। बाहर सड़क पे खड़े रहते थे मम्मी को बताने के लिए, मम्मी मम्मी एक्साइटेडली, कि आज बाबा ने यहाँ ओम बनाया, आज इस कूलर पे बनाया। उस टाइम कूलर डेजर्ट कूलर्स होते थे या रूम कूलर्स होते थे, एसी का इतना प्रचलन नहीं था। तो वो हमारे घर में एक रूम कूलर होता था, वो बाबा की फेवरेट स्पॉट थी, वहां पे कई ओम बनाए उन्होंने। और कई बार ऐसा हुआ, मेरा छोटा भाई जो है मौका देख के आधा ओम गायब कर जाता था, मिश्री का था या इलायची का होता तो आ जाता था। बहुत डांट भी पिटती थी, क्योंकि कई बार वो हमने किसी के लिए आग्रह करके, प्रेयर करके बनवाया होता था, कोई बीमार है या किसी के कुछ स्पेशल ओकेजन के लिए। जैसे जैसे आप बड़ी होती गई, उसके बाद आपकी जैसे शादी हुई, तो वहाँ भी आप अपने इन्हीं मूल्यों को लेकर गई, वही प्रेम बाबा के साथ, वही बाबा जुड़ाव। तो मेरे अंग संग है, ही इज लाइक अ गाइड टू मी। तो जैसे गाइड हमेशा आपको मार्गदर्शिता देते हैं, वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। जब भी कभी मुझे कुछ भी क्वेश्चन मार्क आता है जीवन में, प्रश्न चिन्ह आता है। इनफैक्ट जब मेरी शादी की बात हो रही थी, तो बहुत कंफ्यूज थी मैं कि मैं शादी करूं कि नहीं करूं, और मेरे हस्बैंड का नाम संदीप है, इनसे करूं कि नहीं करूं। तो मैंने अपना वो फेवरेट फॉर्मूला लगाया, एक चिट पे लिखा यस, एक चिट पे लिखा नो। आई एम टेलिंग यू कि मेरा सरेंडर कितना स्ट्रांग था। मैंने बाबा की फोटो के आगे वो डाला, और मैंने कहा अगर यस आ गई तो मैं शादी कर लूंगी, नो आ गई तो नो वे।
मैं बिल्कुल शादी नहीं करूंगी। तो मैंने चिट उठाई, उसमें यस आ गया, देयर वाज नो लुकिंग बैक, और मैंने हाँ कर दी। इनफैक्ट इतने सरेंडर से मैं हमेशा से जीती आई हूँ। आज भी मैं ऐसे ही करती हूँ, जब कश्मकश में होती हूँ बाबा की ओर ही निहारती हूँ, और आंसर्स मुझे मिल ही जाते हैं हमेशा। तो ये तो कार्यक्रम चलता ही रहेगा, जब तक सांस है तब तक तो रहेगा ही। बिल्कुल। आपका विवाह एक रूढ़िवादी परिवार में हुआ था, तो वहाँ आपके साथ आपके बाबा को भी जगह मिली? नहीं, शुरू शुरू में तो नहीं मिली, क्योंकि मेरे जो परिवार के लोग थे वो ज्यादा कृष्ण भक्त हैं, और मुझे हालांकि चाहे कृष्णा कह लो, चाहे, मैं सभी को आदर से नमन करती हूँ, अपना लेती हूँ। मुझे लगता है ये सब एक ही हैं, तो जो कि हमको आज मालूम भी है। और तो मगर उनके दिमाग में ये था कि नहीं नहीं नहीं, ये मेल फिगर हमारे मंदिर में स्थापित नहीं हो सकता। फोटो उनकी मैं छोटी सी लेके आई थी, तो उन्होंने कहा आप दूसरा मंदिर बना लो, वहां रख लेना ये पिक्चर, जो मैंने फिर बना ली थी। और बहुत मजा आता था, क्योंकि वहां पे मैंने एक छोटे से लड्डू गोपाल जी भी स्थापित किए थे, और रोज वहां पे मैं क्योंकि लड्डू गोपाल जी को बहुत मेरी मदर इन लॉ ने मुझे सिखाया कि हाँ भोग लगाना होता है, तो वो तो रोज यूजुअली जो घर में खाना बनता था उसका लगाती थी। अब मैं ऊपर कहाँ लेके जाऊं खाना, तो मैं थोड़ा सा मॉडर्निज्म ले आई, और मैं स्वीट्स का, चॉकलेट्स का लगाने लगी, जो कि फिर मेरे जो को सिस्टर हैं, जिठानी है, उनके बच्चे स्कूल से आते थे तो वेट होती थी, सब भागते थे ऊपर, तो कि वो भी एक बहुत प्यारी लीला का स्वरूप उसने ले लिया। कौन पहले जाएगा, जो पहले जाएगा उसी को मिल जाएगी वो चॉकलेट या स्वीट्स जो भी मैं भोग में रखती थी। तो उसको भी मैंने, लाइक बहुत आई ही सेड, सुंदर अंबिका जी कि उन्होंने आपके गुरु को नहीं अपनाया, लेकिन आप इतनी सुंदरता से आपने लड्डू गोपाल को अपना लिया। वो शायद वो एकता, वो वननेस आपके अंदर शुरू से थी। हाँ, क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस किया था राधिका जी, कि स्वरूप चाहे कोई भी हो, एसेंस एक ही है, खुशबू एक ही है। और हम तो पले ही बड़े ऐसे ही हुए थे कि चाहे वो कृष्णा की फोटो है, चाहे वो गणेशा की फोटो है, अगर अमृत आना है तो किसी से भी आ जाएगा, बाबा की फोटो है तो उसमें से भी आ जाएगा। सब सारी फोटोग्राफ्स घर में जितनी होती थी, दुर्गा की फोटो है तो उसमें से भी कई बार विभूति आ रही है। तो ऐसा नहीं है सिर्फ बाबा की फोटोग्राफ्स में से आती थी, ये लीला थी जो मुझे बचपन से यही समझ में आया, ये सब एक ही है। और ये जो लीला बाबा दिखा रहे हैं, ये शायद उनका सिग्नेचर है, ये शायद उनका एक पहचान है कि देखो कि हम सब एनर्जी बीइंग्स हैं, और एनर्जी के साथ आप कुछ भी खेला खेल सकते हो, और किसी भी फॉर्म में एनर्जी का स्वरूप किसी के भी पास पहुंचा सकते हो, जिसको फेथ से अगर आप लेंगे, प्रसाद मान के, तो वो आपके अंदर जाके वो ही करेगा चमत्कारी काम जो आप चाहते हो। तो ये बड़े होते होते तक मुझे समझ आ गई थी, और मेरे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुकी थी। एक सबसे बड़ा धक्का आपको क्या लगा आपकी शादी के बाद? बायोलॉजिकल कोई बच्चे नहीं है, तो मेरे मदर इन लॉ का ये ख्वाहिश थी कि मेरा बेबी हो, लेकिन मुझे थी, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं थी अपने लिए, उनके लिए ज्यादा थी, क्योंकि वो बहुत परेशान रहती थी इस बात से। वो बहुत जिसे कहते हैं ना, सामाजिक किस्म की लेडी थी, सोशली उनको लगता था एक्सेप्टेंस तभी आएगी जब घर में बच्चे होंगे, या ये सब। तो जब मेरी जिठानी का सेकंड चाइल्ड हुआ, राघव, तो पहली बात तो ये कि शादी मेरी हुई, और एग्जैक्ट 9 महीने बाद राघव उनकी कोख से आ गया, यानी कि शादी मेरी हुई और प्रेग्नेंट वो हो गई तुरंत ही। और एग्जैक्ट 9 मंथ्स बाद राघव मेरी जिंदगी में आया,
तो जैसे ही मैटरनिटी जो भी हॉस्पिटल का जो ओटी थिएटर होता है वहां से जब उसको लेके आए तो नर्स लाई तो मेरी मदर इन लॉ ने बोला इसकी झोली में डालो। उनका मानना ये था कि इसकी झोली में डालो कि इसके भी घर बच्चा आए, बट मैंने उसको लिया इसकी झोली में डालो मीन्स कि ये मेरा बेबी है। समझ समझ की बात है। और राघव मेरी गोदी में आया तो मुझे लगा कि मेरा बेटा मेरी सिस्टर इन लॉ के थ्रू आया, और उसने मुझे देख के इतनी प्यारी स्माइल पास करी कि बस मैं, वो कहते ना हंसी तो फंसी, मैं भी हंसी और ऐसी फंसी कि आज तक फंसी हुई हूँ उसके प्यार में। मेरा पहला क्वेश्चन अबाउट पास्ट लाइफ वहीं से आया था। मैंने सबसे पहले तब मुझे जिज्ञासा हुई थी कि ये मुझे इतना ज्यादा अपना सा क्यों लग रहा है तो उनका बेटा, लेकिन मुझे लग रहा है ये तो मेरा बेटा है, उनकी कोख से जरूर आया है। तो यही प्रश्न था जो मुझे एक्चुअली डॉक्टर न्यूटन और डॉक्टर लक्ष्मी के पास ले गया, और वहां पे फिर मैंने बहुत सारी पास्ट लाइफ देखी राघव के साथ। इनफैक्ट एक लाइफ टाइम तो मैंने उनके साथ तब देखी जो राघव ने अपने बड़े होने के बाद मेरे साथ देखी। किसी कारण से मैंने उनकी ऐसी एक सेशन किया था, तो वो उसी लाइफ टाइम में गया जिसमें मैं उसकी मदर थी, एंड उसने उन्हीं बातों को रेप्लिकेट किया। आई थिंक ही वाज 21 इयर्स जब उसने ये देखा। तो ये मैंने डॉक्टर न्यूटन के साथ शायद उससे 4-5 साल पहले देखा होगा ये लाइफ टाइम। तो तब मेरा विश्वास और भी बढ़ गया पास्ट लाइफ में। और 12 बार आईवीएफ ट्रीटमेंट आपने लिया। जी, क्या मानसिकता थी आपकी, किस दौर से आप गुजर रहे थे? मैं अपनी मदर इन लॉ को बहुत प्यार करती हूँ, तब भी करती थी, आज भी करती हूँ और आगे भी करती रहूंगी। और मेरे लिए उनकी खुशी सर्वोपरि थी। मैंने सोचा कि अगर मेरे आईवीएफ करने से इनको खुशी मिलती है तो मैं दे देती हूँ, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मेरा शरीर थोड़ा खराब हो जाएगा, कोई बात नहीं, हम बाबा हैं, हीलिंग कर लेंगे, अपने आप को सुधार लेंगे, ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। उनको तो ये सेटिस्फैक्शन मिल जाएगी कि मेरी बहू ने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो उनकी सेटिस्फैक्शन के लिए ज्यादा और अपने लिए कम मैंने ये आईवीएफ कराए। बहुत ज्यादा आईवीएफ थे। उसके बाद मतलब एक टाइम ऐसा आया, जो लास्ट डॉक्टर थी मेरी, उन्होंने मुझे ये बोला कि प्लीज आपकी अब बहुत ज्यादा अंदर यूट्रस की बिकॉज ऑफ रेडिएशंस, क्योंकि 1 आईवीएफ मींस कि अनगिनत आपके रोज स्कैन होंगे, अल्ट्रासाउंड्स होंगे टू सी कि कैसे आपका वो ओवर बढ़ रहा है, और राइट टाइम पे फिर आपकी आईवीएफ की जाएगी जब वो बिल्कुल राइट होगा। तो दैट इज द प्रोटोकॉल। और उस जमाने में इंट्रावीनस होता था, ऊपर स्टमक से नहीं करते थे। तो यूट्रस के अंदर जब आप रेडिएशंस घुमा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आफ्टर अ टाइम वो रेडिएशंस का इफेक्ट तो होगा। तो हुआ, पर फिर मैंने बहुत सारी थेरेपीज डॉक्टर न्यूटन और डॉक्टर लक्ष्मी की गाइडेंस से सीखी और अपने आप को ठीक कर लिया जैसा कि आपने सोचा था। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। राघव के साथ भी आपका रिश्ता ऐसा ही लगता है, वही वननेस वाला, कि वो आया हो किसी के भी माध्यम से लेकिन है मेरा बेटा। माँ अलग ज़रूरी नहीं है आप जन्म देने के बाद ही माँ बनती है। वंडरफुल। बिल्कुल, यही यही मेरी सबसे बड़ी सीख थी। और इस सीख में मेरा सहयोग दिया मेरे ब्रदर इन लॉ और मेरी सिस्टर इन लॉ ने, मेरे जेठ और जेठानी ने। मेरी जेठानी आज शरीर में नहीं है, शी डाइड विद कैंसर, और उनके 3 बेटे हैं, और आज वो तीनों ही बेटे मुझे लगते हैं कि वो मेरे ही हैं। उन्हें भी ऐसा सा ही लगता है जैसे कि मदरली फिगर नहीं हो चाची घर है। पे। यस। तो बट द गुड थिंग इज कि मेरे हमने अपने ब्रदर इन लॉ की
दोबारा शादी करा दी एंड ही इज हैप्पी विद हिज कंपेनियन। और जो मेरी नई जिठानी है, शी इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, व्हाट अ ब्यूटीफुल फैमिली। कहाँ एक रूढ़िवादी परिवार से डरने की जगह, तकलीफ पाने की जगह, दुखी होने की जगह, जिस तरह से आपने अपनी ये यात्रा बताई, अविस्मरणीय है। हाँ, एक और एग्जाम्पल देती हूँ अपनी ट्रांसफॉर्मेशन का। ये सारे जितने भी मेरी लाइफ में अनहोनियां हुई, इनको मैंने यही सीखा अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है। और मेडिटेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया, ध्यान वही वो जड़ें हैं उस पेड़ की। तो ये जितनी भी थेरेपीज मैंने डॉक्टर न्यूटन से सीखी, ये सब उसके फ्रूट्स मुझे लगता है हैं, जिनको खा के हम अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं एट ऑल लेवल्स। ये मेरा मानना है ये सारी थेरेपीज और मेडिटेशन के लिए। तो जब मैं पहले, मेरी मदर इन लॉ मुझसे बहुत ज्यादा खुश नहीं हुआ करती थी, फिर भी बहुत प्यार मुझे करती थी वो। और मैं जब प्रज्ञा चैनल में, आई डोंट नो आपने इसका नाम सुना है? बिल्कुल सुना है, आपको देखा है हमने प्रज्ञा चैनल हाँ, पे। प्रज्ञा वेलनेस चैनल पे मैं आती थी। वहां मेरे लाइव शोज होते थे, टैरो के, मेडिटेशन के, रिलेशनशिप काउंसलिंग के और ड्रीम डिकोडिंग के, सपनों का सच करके। तो ये सारे मेरे लाइव प्रोग्राम्स आते थे सुबह 8 से 8:30 बजे। और इसके कारण मैं काफी लोगों को के दिल में भी बैठ गई थी। और एक आधी बार लोग बाहर सड़क पर मिलके हेलो हाउ डू यू डू भी करते हैं, फोटो भी खिंचाते हैं, ऐसा भी हुआ। तो जब मेरी मदर इन लॉ ने ये सब देखा तो शी फेल्ट सो प्राउड। लेकिन फिर भी उनके मन से कहीं ना कहीं जो उनको लगता था कि कमी है बच्चे की, वो नहीं उसको ओवररूल कर पा रही थी, उसको वो नहीं छोड़ पा रही थी। तो वो समा था कि जब मेरे हस्बैंड के कजन की शादी हो रही थी, तो उसने रिक्वेस्ट किया, क्योंकि उस टाइम तक प्रज्ञा में आने के कारण काफी लोग जानने लग गए थे, तो उनके भी फ्रेंड सर्कल में कुछ लोग जानते थे। तो उन्होंने बोला, आप मेरी घड़ा घड़ोली आप भरिएगा। तो मैंने कहा श्योर, मैं भर दूंगी। तो जब मैं करने लगी वो रिचुअल, तो हमारे ही घर के उन्हीं के एल्डर्स ने, इंक्लूडिंग माय मदर इन लॉ, मना करा, नहीं तुम्हारा कोई बेबी नहीं है तो तुम मत भरो, तुम मेरी जो जिठानी है वो करेंगी, क्योंकि उनके 3 बेटे हैं। कि हम चाहते हैं कि जो भी शगुन हो, अच्छी तरह से ऐसा कोई काम करेगा जिसके 3 बेटे हैं, तो इनके भी घर में बेटे आएंगे, परिवार बढ़ेगा, ऐसी सोच होती है। और ये आज वही मदर इन लॉ है जो बहुत प्राइड के साथ देखती हैं मुझे और मेरी सपोर्ट में खड़ी होती हैं जब मैं लोगों की स्पिरिचुअल वेडिंग्स कराती हूँ, जब मैं लोगों के घरों की शुद्धि कराती हूँ विद मेडिटेशन टेक्निक्स एंड यज्ञ। और जब शादियां होती हैं लोगों की, तो मुझे स्पेशल निमंत्रण दिए जाते हैं कि आप प्लीज आके एक मेडिटेशन करा दीजिए और इस मेडिटेशन में इस कपल को ब्लेस कराइए। तो हम वो भी करते हैं। तो ये और शी हैज ऑलवेज बीन विद मी, वो हमेशा मेरे साथ जाती हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा मुझे जो ट्रांसफॉर्मेशन लगा है अपने ऊपर काम करने से, वो यही विटनेस करके मिला है। मुझे लगता है मुझे परमवीर चक्र मिल चुका। अब इससे बड़ा कोई मुझे पुरस्कार नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने यही सीखा है। डॉक्टर न्यूटन हमेशा सिखाते हैं, अ मास्टर इज नेवर अ मास्टर टिल योर फैमिली कॉल्स यू अ मास्टर। यानी कि जो भी आपने सीखा है, जब तक आप अपने घर में उसे जी ना लें, तब तक आप एक मास्टर नहीं बनते हैं। जो भी आपने थेरेपी सीखी है, जो भी कुछ सीखा है, मेडिटेशन से सीखा है, कुछ भी सीखा है, उसे अपने रोजमर्रा के जीवन में उतारना जरूरी है। मुझे लगता है काफी बार हमारे जो मेडिटेटर्स हैं वो यहाँ चूक कर जाते हैं। तो वो सिर्फ सोचते हैं मेडिटेशन एक अलग हिस्सा है, ये जीवन एक अलग है, विदाउट रियलाइजिंग कि ये और ये दोनों एक ही हैं।
और शायद मैं ये इसलिए कर पाई राधिका, क्योंकि मेरे पास बचपन से ये एक्सपीरियंस था कि स्पिरिचुअलिटी इज अ वे ऑफ लाइफ, कुछ अलग नहीं है। बिल्कुल, आध्यात्मिकता जीवन जीने का तरीका है। बिल्कुल। आप सत्य साईं बाबा की भक्त थी, इतना आपका क्लियर था सोचना, फिर रेकी भी आपने सीखी। रेकी सीखने का कैसे मन में आया आपके? रेकी भी सीखी, प्राणिक भी सीखा, टैरो भी सीखा, ये सब सारी प्रक्रियाएं सीखी। ये सारी मैंने चीजें इसीलिए सीखी क्योंकि मुझे ये समझ आ गया था कि सोल की एवोल्यूशन के लेवल पे सब एक ही स्तर पे नहीं है। कई लोगों को एनर्जी की भाषा समझ आएगी रेकी के माध्यम से, कई लोगों को समझाने के लिए उनके बिलीफ सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा, तो वो पास्ट लाइफ से करेंगे। कई लोग अभी तैयार ही नहीं है, उनको सिर्फ ये जानना है कि आगे क्या होने वाला है, उत्सुक है ये जानने के लिए कि ये जो सिचुएशन मेरी लाइफ में आ रही है, ये हमेशा के लिए रहेगी। तो टैरो के माध्यम से मैं उनको आश्वासन देती हूँ। मान लीजिए, इसको हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं राधिका, कि सोल की अलग अलग लेवल्स हैं। कोई प्रेप में है, कोई फर्स्ट में है, कोई पीएचडी लेवल पे है। जो पीएचडी लेवल पे है वो मेडिटेशन के द्वारा अपने सॉल्यूशंस अपने आप पा लेता है, लेकिन जो नर्सरी में है उसे तो सिखाना ही पड़ेगा ना, ए फॉर एप्पल दिखाना भी पड़ेगा। और अगर आप उसको कहोगे इस एप्पल में मिनरल है तो वो मानेगा भी नहीं, कहेगा कहाँ है, दिखाओ, इसमें पल्प है, इसमें सीड्स है, इसमें मिनरल कहीं नहीं है, मुझे नजर नहीं आ रहा। तो मैंने अपने आप को हर लेवल के स्टूडेंट के लिए प्रिपेयर कर लिया कि हर लेवल के लोग जब मेरे साथ जुड़े, स्टूडेंट इज अ रॉन्ग वर्ड, हर लेवल की सोल्स जब मेरे साथ जुड़े, तो वो जिस लेवल की हैं, मैं उस लेवल पे जाके उस माध्यम से उनको उनकी लेवल की ज्ञान को प्राप्ति करवाऊं, ताकि वो आगे बढ़े। अब सारे लेवल्स जरूरी हैं। आपको डिसिप्लिन सीखना है तो नर्सरी से ही सीखना पड़ेगा। सबसे पहले आप बचपन में नर्सरी में और प्रेप स्टैंडर्ड में बैठ के यही सीखते हैं ना, डिसिप्लिन। फिर धीरे धीरे आपका विस्तार जैसे होता है, दिमाग का विस्तार जैसे होता है, शरीर का विस्तार जैसे होता है, आप क्लासेस आगे बढ़ते जाते हैं और मुश्किल मुश्किल चीजें सीखते जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे स्कूल्स में बहुत लिमिटेड विजडम दी जाती है, बट फॉर्चुनेटली मेरी लाइफ में मुझे हमेशा ये दोनों विजडम साथ साथ मिली हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि ये दोनों विजडम मैं बाकियों को भी दूं, आसान तरीकों से, जो भी माध्यम उनको समझ आता है उस माध्यम से। आपका आपकी रेकी टीचर के साथ भी एक बहुत ही गहरा संबंध बन गया था, हमें उसके बारे में भी बताइए। हाँ, मेरी रेकी टीचर बहुत अच्छी हैं और उनसे मैंने सीखा कि सच बोलना कितना जरूरी है। उनसे मैंने सीखा ट्रांसपेरेंसी किसे कहते हैं, पारदर्शिता। जैसे आप मुंह से बोल रहे हैं वैसे ही आपके मन में भी होना चाहिए, नहीं तो आप किसी को कितना आहत कर देते हैं। क्योंकि ये मैंने आहत एक्सपीरियंस किया उनके द्वारा। वो चाहे एक रेकी टीचर थी, लेकिन कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिनके थ्रू उन्होंने काफी छल मेरे साथ किया। तो मैंने उनको थैंक यू कहा, नमन किया, आज भी करती हूँ, क्योंकि उन्होंने ही मुझे ये सिखाया कि सच कितना जरूरी है। और स्पेशली अगर आप किसी को कुछ सिखा रहे हो तो ट्रांसपेरेंसी कितनी इम्पोर्टेंट है, पारदर्शिता कितनी इम्पोर्टेंट है। घर पर बार बार आपके ऊपर एक तरह से हर्ट किया जा रहा था आपको, बार बार आईवीएफ, लेकिन उसे भी आपने प्यार का नाम दिया, आप प्यार ही महसूस कर रही थी। फिर रेकी टीचर के साथ इतना जुड़ाव होने के बाद, लेकिन उनके साथ भी आपको इसी तरह का कुछ हर्ट हुआ, तो कहीं क्या आप टूट नहीं गई थी? फिर भी वो हिम्मत बरकरार थी आपके अंदर लोगों को प्यार करने की,
उनको फिर भी प्यार देने की हिम्मत थी? हाँ, क्योंकि मैंने यही सीखा ना बचपन से। यही यही मैंने अपनी मदर से सीखा, अपनी माताश्री से सीखा, और वही मैं जो सीखा और वो वही मैं सबको बांटती हूँ, और वही वैसे ही जीवन जीती हूँ। ठीक है, बहुत सारे जीवन में ऐसे भी टीचर्स आते हैं जो आपको ये सिखाते हैं क्या नहीं करना है। कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो ये सिखाते हैं क्या करना है, और कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो सिखाते हैं क्या नहीं करना है। और दोनों ही किस्म के टीचर्स बहुत जरूरी हैं, क्योंकि जब तक आप क्या नहीं करना है वो खुद से एक्सपीरियंस नहीं करोगे तो विजडम नहीं आएगी, वो बुकिश नॉलेज बन के रह जाएगी। और जब तक आपके पास किसी भी चीज की विजडम नहीं होती तब तक वो ज्ञान आप बांट नहीं सकते। सुना तो सकते हो, किसी के दिल तक पहुंचा नहीं सकते। ये जो बातें थी प्रेम की, प्रेम देने की, वो सिर्फ प्रिंसिपल में था या सच में आप अंदर हर्ट नहीं महसूस करती थी? मैं ये मतलब नहीं कहूंगी कि उस टाइम मैं हर्ट नहीं थी, मैं बिल्कुल हर्ट थी। मैं बकायदा बहुत ज्यादा उनसे नाराज थी, गुस्सा नहीं थी, नाराज थी कि ये सब करने की आवश्यकता क्या थी। सच सच सब बता दिए होते तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। हर्ट थी कि आप ये ऐसी बातें आपने हमारे साथ झूठ बोली जिसकी आवश्यकता ही नहीं थी। तो ये सारी बातें जो है मैंने डील करी ब्रेथ वर्क के द्वारा, पास्ट लाइफ थेरेपी के द्वारा और फैमिली कॉन्स्टलेशंस के द्वारा। ये सब मैंने डॉक्टर न्यूटन, डॉक्टर लक्ष्मी के अंडर रह के सीखा, ट्रेन किया। और सीखने के बाद जब अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन पाया, जब परिवर्तन पाया, आज मैं बिना किसी इमोशनल चार्ज के बहुत प्यार से उनको याद करती हूँ, उन्हें ब्लेस करती हूँ, उनको थैंक यू कहती हूँ। क्योंकि अगर वो नहीं होती तो शायद मैं डॉक्टर न्यूटन को खोजने नहीं निकलती। तो उनका तो होना मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट था। उन्होंने ऐसा लेसन दिया मुझे, ऐसा सबक सिखाया जो मुझे अगले लेवल तक ले गया। तो उनका होना तो बहुत जरूरी था। डॉक्टर न्यूटन और डॉक्टर लक्ष्मी के साथ भी जो आपकी पहली भेंट हुई थी, बहुत ही फिल्मी, बहुत ही रोमांचक था ना वो भी? वो किस्सा भी हमारे दर्शकों को बताइए। मेरी पूरी लाइफ ही फिल्मी है, बहुत अच्छी मसाला पिक्चर बन सकती है इसके ऊपर। तो हाँ, तो जैसे मैंने कहा मेरी रेकी गुरु का मन नहीं था कि मैं पास्ट लाइफ सीखूं, और उन्होंने जब फर्स्ट इंडिया हैबिटेट सेंटर ने अपना एक्सपो किया लाइफ पॉजिटिव मैगजीन के साथ, तो मेरी रेकी टीचर ने वहां पर एक स्टॉल लिया। और वहां पर डॉक्टर न्यूटन का भी फर्स्ट एवर पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के ऊपर लेक्चर होने वाला था। तो मैंने जिसके लिए फॉर्म फिल किया और पैसे दिए कि मैं ये 2 घंटे का प्रोग्राम अटेंड कर लूंगी और आपकी हेल्प भी कर दूंगी आपके स्टॉल पे। तो जैसे ही उन्हें मालूम चला कि ये यहाँ जाना चाहती है तो उन्होंने बोला नहीं, क्योंकि उनका मानना ये था कि तुम मेरा उपजाया हुआ बीज हो, तो इस बीज पे अगर कोई फल लगेगा उस पे मेरा हक होता है। और आप और मैं तो जानते हैं जब कोई ऐसे करे तो उस गुरु को नमन करके बाय बाय कह देना चाहिए, क्योंकि विद्या किसी एक की नहीं होती, वो सर्वत्र होती है। तो ये लेसन भी मैंने उस दिन उनसे सीखा। तो बट मैंने अपने बाबा को प्रेयर किया, मैंने कहा बाबा मेरा डॉक्टर न्यूटन से मिलने का बहुत मन है और बहुत ज्यादा मन है, अब आप इसे कैसे मिराकुलसली पूरा करते हो ये मुझे आज देखना है। और हमेशा की तरह वो कभी तो मुझे लेट डाउन करते नहीं है, आज तक नहीं किया। तो उन्होंने बहुत बढ़िया से गेम खेली, लीला खेली। और मेरी रेकी टीचर ने उन 2 घंटे में मुझे ऐसा बिजी किया कि मैं वो अटेंड करने लेक्चर नहीं जा सकी। फलस्वरूप क्या हुआ, फलस्वरूप मेरा फेस जो है थोड़ा
उदास हो गया। और मैंने उनको एक आधी बार बोल भी दिया, आपने ये अच्छा नहीं किया, मैंने पैसे भी भरे हुए थे और मेरा इतना मन भी था, मुझे सिर्फ लेक्चर ही तो अटेंड करना था। तो उन्होंने बोला, चल कोई नहीं, चल तेरे को अंदर चल, कॉफी पिलाती हूँ। बहुत बढ़िया से कॉफी पीने के लिए हम अंदर गए। तो मैंने देखा जैसे ही हम कॉफी पीने गए, तो जहाँ कॉफी मशीन थी उसके अंदर ही हॉल में सर का लेक्चर चल रहा था, जो ओवर हुआ, दरवाजे खुले। तो मैं बहुत हैरान थी, क्योंकि वो लेक्चर तो 2 घंटे पहले खत्म हो चुका जाना था। तो इन्होंने बोला, मैंने एक वॉलंटियर से पूछा कि अंदर ये किसका अभी लेक्चर ओवर हुआ? उन्होंने बोला डॉक्टर न्यूटन का। मैंने कहा लेकिन वो तो 2 घंटे पहले था। उन्होंने बोला हाँ, 2 घंटे एक्सटेंड हो गया था वो, तो वो 2 घंटे के बदले 4 घंटे हुआ अभी। मैंने कहा वो अंदर होंगे? तो उन्होंने बोला हाँ होंगे। इस बीच में मेरी रेकी गुरु को उनके कोई मित्र मिल गए। तो मैंने उनको जाके पूछना शुरू किया। गुरु भी माँ स्वरूप ही होती है, तो रेकी गुरु थी वो मेरी। तो और बच्चों को बहुत ही समझ होती है, माँ को जब बहुत बिजी हो ना तभी पूछना चाहिए, तो माँ हर चीज की इजाजत दे देती है। मैंने भी मौके पे चौका मारा, उसी टाइम जाके पूछा, अंदर डॉक्टर न्यूटन है? मैं उनको जाके मिला हूँ, उनका लेक्चर अभी खत्म हुआ है। उन्होंने सुना भी नहीं, बिकॉज शी वॉज इनक्रॉस्ड, वो अपनी बातों में इतनी बिजी थी। तो उन्होंने मुझे इशारा किया, गो, लाइक मतलब डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे तंग मत करो, जो करना है करो, अब तुम कोई छोटी बच्ची थोड़ी हो। उस टाइम तो मैं बड़ी हो गई थी, तो मैं बड़ी खुशी खुशी उनकी आज्ञा पाके अंदर चली गई। अंदर जाके मैं एक बहुत ही खूबसूरत सी लेडी के पास जाके खड़ी हुई और पूछा कि डॉक्टर न्यूटन हैं कि चले गए? तो उन्होंने बोला हैं। मैंने कहा कहाँ है? तो उन्होंने इशारा किया, वो रहे। एक भीड़ थी और भीड़ के अंदर वो थे, पर जैसे ही उन्होंने इशारा किया तो जैसे बादल छट जाते हैं, वो सारे लोग ऐसे साइड हो गए और डॉक्टर न्यूटन ने वहां से वेव किया। मैंने कहा अरे वाह, बाबा आपने इतनी लीला कर दी कि डॉक्टर न्यूटन को दिखा भी दिया और उनसे वेव भी, और मैं भी बड़े जोर जोर की वेव कर रही हूँ उनको कि वाह, क्या आज मेरा स्वागत हुआ है। तो फिर मैंने देखा वो हमारी जो साथ करी थी वो भी वेव करनी थी। मैंने कहा वेरी गुड, और वो भी वेव कर रही है, वेरी गुड बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। और थोड़ी देर बाद मैंने देखा डॉक्टर न्यूटन दरवाजे की तरफ जा रहे हैं। तो वो जो लेडी है उन्होंने बोला, आपको उनके बारे में और जानना है? मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने मुझे उनकी एक न्यूज़लेटर दी। उन्होंने बोला आप ये पढ़िए। मैंने कहा अच्छा ठीक है। कहते इनके बारे में, और इनके ये कोर्स शुरू करने वाले हैं दिल्ली में ही, इनका फर्स्ट बेसिक कोर्स आ रहा है अगले साल, तो आप अटेंड कर सकते हो, उसके बारे में लिखा है। ठीक है। वो मैंने न्यूज़लेटर ली और वो लेडी मुझे बाय करके वो भी बाहर निकल गई। मैंने जैसे ही वो न्यूज़लेटर ऐसे पलटा तो देखा पीछे डॉक्टर न्यूटन विद हिज वाइफ डॉक्टर लक्ष्मी की फोटो। तो जो मेरे साथ खड़ी थी वो एक्चुअली डॉक्टर लक्ष्मी थी, और वो जो बादल छटे थे वो मेरे लिए नहीं छटे थे। शायद वहां पे किसी ने पूछा होगा डॉक्टर लक्ष्मी अराउंड है या वो नहीं है, तो उन्होंने बोला हाँ शी इज देयर, और उन्होंने उनकी तरफ पॉइंट आउट किया था। चांस की बात थी, मैं उनके साथ खड़ी थी, तो मुझे भी हेलो हो गई। सो ये थी मेरी फिल्मी तरीके से फर्स्ट मुलाकात डॉक्टर न्यूटन डॉक्टर लक्ष्मी से। एंड यस, ये मेरा शेयर करने की से पहले ही शायद आप समझ गए होंगे कि मैं फर्स्ट स्टूडेंट थी टू एनरोल फॉर दैट बेसिक वर्कशॉप, और वहां से जो मेरी और डॉक्टर न्यूटन डॉक्टर लक्ष्मी की जो आपस में क्या बोलूं, गुरु शिष्य की जो जोड़ी जमी, वो आज तक जमी है और हमेशा जमी रहेगी। डॉक्टर न्यूटन डॉक्टर लक्ष्मी से मिलने का आपका इतना मन था, उनसे सीखने का इतना मन था, कौन से सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे आवश्यक प्रश्न था आपके मन में जिसका जवाब आप खोज रही थी तब भी? सबसे पहले तो मेरा प्रश्न यही था कि राघव के साथ मेरी ये अटैचमेंट क्यों है, और जिस दिन से वो मेरे जीवन में आया उससे पहले शायद कहीं ना कहीं मैं भी चाह रही थी वो 9 महीनों के अंदर अंदर की, जैसे हर हर मैरिड फीमेल चाहती है कि अब शादी हो गई तो घर वाले चाहते हैं तो बेबी भी हो जाए। बट जैसे ही मैं उससे मिली और जैसे ही वो मेरे पास आया, उस दिन से मुझे लगा कि मेरा मदरली सेल्फ कंप्लीट हो गया है। मेरी वो जो मातृत्व की जो भावना थी वो बिल्कुल सेटिस्फाई हो गई, कंटेंट हो गई। तो मुझे यही जानना था ये सब क्या है, ये क्या है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था।
मैं सब कुछ कर रही थी, आईवीएफ भी करा रही थी, और ये सब मैं क्यों कर रही हूँ, क्यों मैं ना नहीं कह पा रही, वो रीजन क्या है। तो फिर पास्ट लाइव्स में जाके मुझे सारे आंसर्स मिले, और वो आंसर्स को जान के मैं बहुत ही स्ट्रांग हो गई, इतनी स्ट्रांग कि मैंने एक दिन अपनी मदर इन लॉ को कहा कि बस अब मैंने काफी आपके लिए डॉक्टर्स, आईवीएफ सब कुछ कर लिया, लेकिन बस आज से मैं अब अपना जीवन अपने हिसाब से जीना चाहती हूँ, आपके आशीर्वाद के साथ। और जब मैंने उनको ये रिक्वेस्ट किया, तो मैंने आपको कहा ना वो भी मुझे बहुत प्यार करती हैं, तो उन्होंने प्यार से मेरे सिर पे हाथ रखा और उन्होंने कहा ठीक है, तूने अपनी पूरी कोशिश की है, अब भगवान की यही इच्छा है तो क्या करें, मैं तेरे साथ। अंबिका जी, जैसे कि राघव के बारे में आपने इतने अपने पूर्व जन्म के देखे राघव के साथ, लेकिन ये जो था ममत्व का अनुभव आपको ऑलरेडी हो रहा था, फिर भी आपने इतने हाँ, प्रयास किए, इसका क्या और जवाब आपने पाया अपने पूर्व जन्म से? सिर्फ राघव नहीं, उसका बड़ा भाई है वैभव और उसका छोटा भाई है उदय। वो दोनों भी अभी बबीता मेरी जो जिठानी है उनका नाम बबीता, जो पहली वाली जिठानी है उनका नाम बबीता था। तो वो है, वो आम, आ, उनके बड़े बेटे का नाम वैभव है, जो कि मेरा भी अब बेटा है। तो उसकी शादी तो मैंने ही कराई है। वहां पर मैंने अपनी सेलिब्रेटरी सेल्फ मदरहुड का एक दूसरा स्वरूप देखा। इतनी खुशी मुझे मिली, मुझे लगा कि शायद ये सारे काम वो मेरे लिए इसीलिए छोड़ गई क्योंकि वो मुझे विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे बच्चों को एंजॉय करना है, उनको कैसे पूरी तरह से आ, आ, उनकी सेलिब्रेशन में हिस्सा बनना है, वो गिफ्ट करके गई है। तो वो भी एंजॉय किया। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये तीनों बच्चे मुझे आज भी, जिस टाइम से राघव पैदा हुआ उस दिन से लेकर आज तक, मदर्स डे जब भी होता है या फादर्स डे जब भी होता है, तो तीनों बच्चे मिलके 2 गिफ्ट्स खरीदते हैं, दोनों मम्मियों के लिए और दोनों पापाओं के लिए। यानी कि मेरे को और संदीप को कभी भी ये लगा ही नहीं कि हमारे बच्चे नहीं हैं, एक नहीं 3 बच्चे हैं हम, और वो तीनों ही हमें आज भी उतना ही प्यार करते हैं जैसे शायद कोई अपनी सगी माँ को। सिर्फ मुझे ही नहीं, वो अपनी बुआओं को, अपनी मासियों को, सबको बहुत ही ब्लेस्ड मदर और फादर उन्हें मिले। मुझे जेठ जिठानी मिले जो कि नॉर्मली देखने में नहीं मिलता। आई एम रादर ब्लेस्ड। डॉक्टर न्यूटन, डॉक्टर लक्ष्मी के साथ आपने इतने साल के वर्कशॉप्स किए, इतना कुछ उनसे सीखा, तो उस समय क्या पुश था? उस समय भी अपने प्रश्नों का जवाब खोज रही थी या सर्विस की भावना आ चुकी थी आपके अंदर? शुरू में हाँ, क्योंकि मुझे बहुत टाइम लगा अपने प्रश्नों के उत्तर पाने में। बिल्कुल जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं हो गई तब तक, और इसीलिए मैंने एक के बाद एक उनकी सारी वर्कशॉप्स करी, क्योंकि ये आंसर्स शायद बहुत जगहों पे थे, स्कैटर्ड थे, जिनको एक होल कंप्लीट स्वरूप देने की आवश्यकता थी। ये सारी ही जो मैंने थेरेपी सीखी, संयुक्त रूप से इन्होंने मुझे उत्तर दिए। और ये सीखने के बाद जब मैंने ये रियलाइज किया कि इससे मुझे कितना आत्मज्ञान और शांति मिली है, तो क्यों ना मैं ये उन सबके साथ भी बांटूं जिनको इसकी आवश्यकता है। तो इसने मुझे प्रोपेल किया। तब तक मैं एक बुटीक चला रही थी, तो मैं लोगों को बाहर से सुंदर बना रही थी। डॉक्टर न्यूटन, डॉक्टर लक्ष्मी से मिलने के उपरांत, उसके बाद मैं लोगों को भीतर से सुंदर बना रही थी। काम वही कर रही थी, लोगों को सुंदर बनाना। शायद मुझे लोगों को सुंदर बनाना अच्छा लगता है, क्योंकि उन सब में मैं अपनी रिफ्लेक्शन देखती हूँ। मतलब पूरी फिल्मी कहानी, हर एक कैरेक्टर, हर एक
घटना बिल्कुल सही जगह पर, और वो सारे के तार जोड़ती हुई आप, सब कुछ का तार जोड़ रही हैं आप, बहुत ही सुंदरता के साथ। बहुत कुछ हुआ आगे आपके इस आध्यात्मिकता की यात्रा में। प्रज्ञा चैनल में आप आई, तो वो भी एक बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस रहा, आपका अनुभव बहुत रहा। अद्भुत। वहां तो अद्भुत, एक वरदान स्वरूप अद्भुत अद्भुत यात्रा रही वो। मैंने डॉक्टर न्यूटन, डॉक्टर लक्ष्मी के बिल्कुल ठीक चरण कमलों में बैठ के इतना कुछ सीखा जो शायद वो नॉर्मली ना सिखा पाते। वहां पे जो भी प्रोग्राम्स होते थे, इसका मैं श्रेय मीना तिवारी जी को भी दूंगी, जो प्रज्ञा चैनल की ओनर थी और मेरी परम मित्र हैं। और वो परम मित्र भी मेरी रेकी गुरु के कारण ही बन पाई। वो उनके पास तब जाती थी और अपनी बेटी का इलाज कराने। उनकी बेटी को कुछ प्रॉब्लम थी छोटी मोटी, तो उन्होंने सोचा कि रेकी से हीलिंग हो जाएगी। तो तब मेरी रेकी गुरु क्या किया करती थी कि लेक्चर मैं क्लास में लेती थी और वो सिर्फ आती थी और अट्यूनमेंट देके पैसे लेके चली जाती थी। तो ये मेरा रोल होता था कि अगर कोई भी प्रश्न है, रेकी कैसे करनी है, और सारा कुछ मुझे ही सिखाना है। तो मीना जी भी ऐसी ही एक स्टूडेंट उनकी बन के आई थी, बट इस पूरे प्रक्रिया के द्वारा हमारी बहुत गहरी दोस्ती हो गई, घनिष्ठ मित्रता जिसे कहते हैं। और हम बहुत अच्छे मित्र हो गए। तो उन्होंने मुझसे बोला कि मैंने ना कल एक आर्टिकल पढ़ा था, ये उन्हीं दिनों की बात है जब डॉक्टर न्यूटन ने पहली बार दिल्ली में बेसिक वर्कशॉप करी थी पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की। तो उन्होंने बोला कि ऐसे कोई है एक डॉक्टर न्यूटन और वो ऐसे ठीक कर देते हैं। मैं सोच रही हूँ अपनी बेटी को एक बार वहां भी ले जाऊं, इसके बारे में तुम्हें कुछ मालूम है क्या? जैसे दोस्त लोग बात करते हैं। तो मैंने कहा मालूम ही नहीं है दीदी, मैंने उनकी ये वर्कशॉप अटेंड की है और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये बिल्कुल हेल्प करेगी और आपकी बिटिया बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो उन दिनों वो प्रज्ञा चैनल खोल रही थी। तो उन्होंने बोला मैं तो एक चैनल भी खोलना चाह रही हूँ, तुम क्या कहती हो, इनको उसमें इनवाइट किया जाए एज अ लेक्चर गेस्ट, और उन पास्ट लाइफ के बारे में लोगों को समझाया जाए? मैंने कहा जरूर समझाओ। तो उन्होंने कहा लेकिन मुझे इसको पहले समझना पड़ेगा, मुझे सीखना पड़ेगा। थोड़े ही दिनों के बाद ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा था डॉक्टर न्यूटन का, और उससे कुछ दिन पहले बेसिक वर्कशॉप थी। तो मीना दीदी गई, वो अटेंड करके आई। और फिर वहां से हमने डॉक्टर न्यूटन को बुलाया प्रज्ञा चैनल, और प्रज्ञा चैनल में वो आते थे, अपने प्रोग्राम्स करते थे। आज भी यूट्यूब पे बहुत सारे उनके बढ़िया प्रोग्राम्स हैं। मेरा फेवरेट है जो दोबारा जिंदगी करके उनका एक प्रोग्राम था, जिसमें हमने 50 केस स्टडीज नियर डेथ एक्सपीरियंसेस के लिए, जो कि वैलिडेटेड थे, जो कि क्लिनिकली डिक्लेयर डेड हो गए थे और फिर वो वापस जिंदा हो गए। तो ऐसा उनके साथ क्या हुआ था। तो ऐसी हमने 50 केस स्टडीज करी। तो जो भी हमारे एवरी 3 मंथ्स, हर 3 महीने बाद सर मैम का शूट होता था एक टॉपिक के ऊपर। तो वो टॉपिक की रिसर्च वो मुझे भेजते थे और मुझे ही ये काम सौंपा जाता था कि सब्जेक्ट्स लेके आओ जो कि रेडी हो फॉर द प्रोसेस जो हमने लोगों को दिखाना है या ऑडियंस में बैठने के लिए। तो ये सारी केस स्टडीज फिर मैं ही ढूंढती थी, मगर इसके लिए वो एक बार पहले आके मुझे सिखाते थे ये सब चीजें वन ऑन वन। और बहुत सारी चीजें मैंने तब सीखी, एनियाग्राम और फियर्स एंड फोबियाज को डील करना, बिल्कुल उनके चरण कमलों में बैठ के। तो मुझे तो उन दिनों ऐसा लगता था वो राम सीता है और मैं हनुमान। और बड़ी मजे से मैंने सब सीखा, और सीख के जो भी रिक्वायरमेंट थी चैनल की वैसे लोगों को लाई। फिर पोस्ट प्रोडक्शन काम होता था, एडिटिंग। तो वो एडिटिंग का काम में भी मैं ही बैठती थी, क्योंकि सर मैम चाहते थे कि सिर्फ जो बहुत ऐसा ना हो कि एडिटिंग टेबल पे कुछ इंपॉर्टेंट कट जाए। तो एज अ थेरेपिस्ट मुझे ट्रेन किया गया कि ये हर सब्जेक्ट का आना ही चाहिए, तभी इसका एसेंस निकल के आएगा।
इस सेशन का एसेंस निकल के आएगा। तो वो सारी भी चीजें मैंने उनसे वन ऑन वन सीखी। तो ये बहुत बड़ा आशीर्वाद था मेरे जीवन में। प्रज्ञा चैनल ने मुझे यहाँ से यहाँ कैसे आते हैं ये सिखा दिया। कितने साल चला ये सिलसिला प्रज्ञा चैनल का आपका? ये चैनल 2008 में ओपन हुआ और 2012 तक चला। तो ये इन 4 सालों में हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए और बहुत कुछ मैंने सीखा। जो जिनके कोर्सेज भी बाद में आए वो सब भी पहले ही वो मुझे सिखा चुके। आप वो थी जिनको घर पर इस तरह से देखा जाता था कि ये शायद शुभ नहीं है, इनके बच्चे नहीं हुए हैं, और जैसा कि आप आज आपने बताया कि अब आपको नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद देने के लिए बुलाया जाता है। तो ये पूरा परिवर्तन आप अपने आप को कैसे देखती हैं इसमें? मुझे बहुत मजा आता है और मैं अपना एग्जाम्पल हर एक को देती हूँ और मैं कहती हूँ कि जैसे मैंने अपने ऊपर काम करके अपनी लाइफ को 360 डिग्री चेंज किया, ऐसे आप भी कर सकते हो। जो भी कुछ भी जीवन में ऐसा नहीं है जिसे हम सुधार नहीं सकते या ठीक नहीं कर सकते। नामुमकिन भी कहता है मुमकिन है, ये मैंने अपने जीवन के द्वारा जिया है और यही मैं सबको सिखाती हूँ। जितना ज्यादा मुझे थॉट या प्रश्न दिमाग में उत्पत्ति होती थी या दिल में उत्पत्ति होती थी, उतना ज्यादा मैं अपने ऊपर काम करती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि ये सब मेरी मिरर इमेजेस हैं। मुझे मेरे ही अंदर का कुछ है जो मैं इनमें देख रही हूँ। तो मुझे अंदर से अपने आप को जितना मैं साफ करूंगी, उतनी ही ये जो आईने में मुझे नजर आ रहे हैं लोग, मैं लोगों के रूप में मैं नजर आ रही हूँ अपने आप को, वो साफ होती जाएगी, क्लैरिटी विविडिटी आती जाएगी। और यही मैं सबको सिखाती भी हूँ। बहुत खूब। सोल सेतु, सोल सेतु अपने आप में ये नाम आज आध्यात्मिकता में बहुत ऊंचाइयों पर है। इसके भी आप संस्थापक हैं, को फाउंडर हैं। इसके बारे में भी हमें बताइए कि सोल सेतु, ये सेतु आध्यात्मिकता और जीवन के बीच में कैसे आपने सोचा, कैसे आया, ये इसका निर्माण कैसे हुआ? अब बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। 2019 में हमारे गुड़गांव में ही एक, मैं गुड़गांव में रहती हूँ, गुड़गांव में एक योगा फेस्टिवल हुआ था जिसमें मेरे बहुत अच्छे अच्छे मित्र हितेश, शुभांगी वगैरह और बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। तो उस टाइम मेरे मन में ये भाव उत्पन्न हुआ था कि क्यों ना हम ऐसे आध्यात्मिकता को लेके एक फेस्टिवल करें, कुछ ऐसा करें जो कि वेलनेस से रिलेटेड हो। लोगों ने आध्यात्मिकता को ना एक बहुत सीरियस अफेयर दिया हुआ है, मतलब कि जैसे चुप रहो, बस मेडिटेट करते रहो। और मेरी नजर में आध्यात्मिकता इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लीला। तो मेरे साथ मेरी फ्रेंड्स हितेश वगैरह के साथ हमने सोचा था इसको शुरू करेंगे, लेकिन कुछ कारणों से ये प्रगतिशील नहीं हुआ, आगे नहीं बढ़ पाया। 2020 में फिर मेरी एक और फ्रेंड है दीप्ति लालवानी, वो भी एक साउंड हीलर है, बहुत ही रिनाउंड साउंड हीलर है वो, और पूजा बांगा एक और, उनके द्वारा, ये पूजा बांगा को मैं बचपन, मतलब उनके बचपन से जानती हूँ। 2018 में योगा का फेस्टिवल हुआ था और वहां पर इसका बीजारोपण हुआ था, इस भावना का कि हम भी क्यों ना वेलनेस को एक होलसम नजरिए से लोगों के हृदय तक, घरों तक पहुंचाएं। इसका बीजारोपण करने वाले एक्चुअली हितेश और शुभांगी ही हैं, बट किसी कारणवश वो
उस एक्टिवली उन दिनों हमारे साथ पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, किसी कारणवश तो नहीं, सुंदरम वश बोलना ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उन दिनों हितेश बिजी हो गए थे सुंदरम लिखने में और उनको प्रकाशित करने में, तो उनका ध्यान पूरी तरह से उधर केंद्रित हो गया। तो मेरे साथ मेरी 2 फ्रेंड्स और जुड़ी, दीप्ति लालवानी और पूजा बांगा। तो 2019 में हमने पहला अपना सोल सेतु का इवेंट किया, वेलनेस इवेंट, जिनमें हमारी प्रिय अमूल्य शास्त्री जी भी आई। उन्होंने भी एक छोटी सी मिनी वर्कशॉप करी। ध्येय यही था कि इन इवेंट्स, इन प्रोग्राम्स के माध्यम से हम वेलनेस घर घर तक पहुंचाएं और बताएं कि वेलनेस का मतलब होता है अवेकनिंग, बैलेंस एंड सेलिब्रेशन, जो हमारे सोल सेतु वेलनेस फाउंडेशन की फाउंडेशन है। और हम तीनों ने ही एक एक रोल ले लिया। दीप्ति ने सेलिब्रेशन और उन्होंने अवेयरनेस ले लिया और मैंने ले लिया बैलेंस, कि दोनों को बैलेंस करना जरूरी है। और हम तीनों ही को फाउंडर्स के स्वरूप में इसे अब आगे ले गए। उस इवेंट के बाद ऑनलाइन फिर हमने प्रोग्राम्स किए। हमारा अगला जो सोल सेतु का एनुअल प्रोग्राम था 2020 में, 2020 में, वो हमने ऑनलाइन किया। उस दिन हमने पूरा दिन अलग अलग तरीके के ध्यान उत्सव के स्वरूप में लोगों के पास सामने सम्मुख लाए। और सोल सेतु वेलनेस फाउंडेशन के द्वारा आज हम ना सिर्फ वर्कशॉप्स करते हैं फिजिकल, ऑनलाइन, वन ऑन वन, अपितु ऐसे इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे कि हमने 2019 में 18 में किया। अंबिका जी, आपका पूरा जीवन मानो भावनाओं और आध्यात्मिकताओं से पूरी तरह से सराबोर, हर एक चीज़ की ऊंचाई, आध्यात्मिकता की भी पूर्ण ऊंचाई, भावनाओं की भी पूर्ण ऊंचाई, पारिवारिक के सुख दुख उसकी भी पूरी ऊंचाई, मतलब सारे अनुभव आप अपने जीवन में लेकर आए हैं इस बार, और बखूबी हर एक अनुभव को खुले दिल से अपनाया, जिया, सेलिब्रेट किया और एक बैलेंस बनाया, जो कि आप सोल सेतु के लिए भी कर रही हैं। वंडरफुल। मैं इस इंटरव्यू को हमेशा याद रखूंगी अंबिका जी। आपसे बात करते करते मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कितनी गांठें मेरे अंदर की खुली हो, और हमारे दर्शकों के साथ भी ज़रूर ऐसा ही हुआ होगा। आज आत्मा की यात्रा पीएमसी हिंदी के माध्यम से कितने हजारों लाखों लोगों की गांठ आपके वाणी के माध्यम से खुलेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंबिका जी। आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, हमारे साथ जुड़ी, और आगे हमें बहुत कुछ आपसे सीखना है और बहुत बार आपको पीएमसी स्टूडियो में बुलाना है। जरूर, जब कहेंगे मैं हाजिर हो जाऊंगी। ये मेरा परम सौभाग्य। आप सब इतना अच्छा काम कर रहे हैं, पीएमसी इतना अच्छा काम कर रहा है कि मजा आ जाता है। बस यही शब्द है जो जहन में आते हैं बहुत बहुत जब भी धन्यवाद मैं आप। पीएमसी चैनल को याद करती हूँ।